खजाना ये हमको आगे से बढ़ाना है। इल्मे सेहत है ये, सेहत से ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मकदम करते हैं। अब तक हमने जाना कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का तरीक़ा इलाज क्या है, लेकिन आज के इस अहम एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूनानी तरीक़ा इलाज के पीछे कौन कौन से उसूल छुपे हुए हैं। यूनानी में हर एक काम को करने के लिए कुछ उसूल बनाए गए हैं जिनको मानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यूनानी तिब दुनिया का एक मकबूल व मारूफ मेडिसिन सिस्टम है। आइए देखते हैं इस ज़ख़ीरे में कौन कौन से ख़जाने छुपे हुए हैं। सेहत और मर्ज़ दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ तबीयत से है, तो वो तमाम चीज़ें जो तबीयत से वाबस्ता होती हैं उन्हें उमूर तबीया कहा जाता है। इसमें अरकान, अखलाक, मिजाज, आज़ा, अरवा, कुवा और अफ़ाल शामिल हैं। तो ये 7 चीज़ें मिलकर उमूर तबीया बनाती हैं या कहलाती हैं, और ये उमूर तबीया वो उमूर हैं कि जिनका ताल्लुक़ तबीयत से है। सेहत की अलामत ये है कि उसका चेहरा बहुत हशाश बशाश और चमकता हुआ होना चाहिए। अगर उसके चेहरे पर मुज़महिल असरात हैं तो इससे लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी बदन के अंदर ज़रूर पाई जा रही है। तबीयत जब ठीक होती है तो सेहत होती है, और अगर तबीयत में कोई खलल वाक़ होता है तो उससे मर्ज़ लाहक होता है। तो हमारी जो तिब है वो ये कहती है कि भाई आप तबीयत की मुआवनत करिए, तबीयत को स्ट्रॉन्ग करिए या मजबूत करिए, तो वो खुद ब खुद मर्ज़ का इज़ाला कर सकती है। अतिब्बा तीसरी हालत को मानते हैं जिसको हालत सालिसा कहा जाता है, जिसमें न तो बीमार होते हैं न पूरी तरह सेहतमंद होते हैं। जैसे एक टांग का लंगड़ा, जाहिर सी बात है कि वो जो है उसके एक टांग नहीं है, बज़ाहिर वो बीमार है, लेकिन अपने सारे ज़िंदगी के काम अंजाम दे रहा है वो, और उसे कोई परेशानी नहीं है। ये हालत सालिसा तीसरी हालत हुई। एक आम आदमी को सेहतमंद रहने के लिए प्रॉपर नींद सही मानों में जितनी ज़रूरत है उसको लेना चाहिए। भूख उसकी जो है वो नेचुरल होना चाहिए। तीसरा ये कि उसका जो है बॉल जो है वो क्लियर होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, उसके अंदर अपनी सेल्फ ताकत होनी चाहिए और बड़ा एंथुसियास्टिक होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए उसके अंदर जज्बा पाया जाना चाहिए। अगर ये जज्बा उसके अंदर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि वो सेहत की तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जा रहा है। तो सेहत और मर्ज़ दोनों का दारोमदार इसी चीज़ के ऊपर है कि ये उमूर तबीया किस हालत पर कायम है। मिजाज तिब्ब यूनानी का बुनियादी उसूल, किसी भी मरीज़ का मर्ज़ और उसका मिजाज समझने से ही तशख़ीस की शुरुआत होती है। उसके अखलातों के बीच का तवाज़ुन समझना ज़रूरी है। ऐसा करने के बाद ही हकीम मरीज़ के इलाज को तय करते हैं। इस सोच के पीछे का बुनियादी उसूल क्या है, आइए समझें। इस दुनिया में पाई जाने वाली तमाम जितनी भी शय हैं, चाहे वो इंसान हैं या फिर जानवर हैं या हर किस्म की जो भी चीज़ें हैं, उनमें उनके अंदर एक मिजाज पाया जाता है। तो उस मिजाज की वजह से जब मिजाज नॉर्मल होता है तो सारे काम जो भी होते हैं वो नॉर्मली अदा होते हैं। अगर मिजाज सही है तो शक्ल भी सही होगी और अफ़ाल भी सही होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मिजाज के अंदर ख़राबी आएगी कोई भी, तो उससे अफ़ाल में भी ख़राबी आएगी और शक्ल में भी ख़राबी आ सकती है। मिजाज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे जो अतिब्बा हैं उन्होंने 10 उसूल बताए हैं, 10 पैरामीटर्स बताए हैं कि इसमें हम पूरा इंसान का जो हियत है, इंसान की जो शक्ल है, उसका जो रंग है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो जिसामत है और उसके जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो रिएक्शन होता है और जो मुख्तलिफ़ उसके जो सिस्टम से वो काम करते हैं, उन सब को हम कंसीडर करते हैं। और जब ये मिजाज तब्दील हो जाएगा, यानी हरारत ज़्यादा हो जाएगी या बरूदत ज़्यादा हो जाएगी या रतूबत या यबूसत जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो जो अफ़ाल अदा होते हैं किसी से वो नॉर्मल नहीं रहेंगे और फिर ये हालत जो है बीमारी की हालत कहलाएगी। हम उससे सवालात करते हैं कि जिससे हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि उस मरीज़ को ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता है या उस मरीज़ को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती है, तो उससे हमें एक थोड़ा उसके बारे में पूरा पता लग जाता है मरीज़ का कि ये गर्म मिजाज का है या ठंडे मिजाज का है। कि ये इंसान जिसको ये बीमारी हुई है ये एक्चुअली किस मिजाज से ताल्लुक़ रखता है और इस इंसान के अंदर इस वक्त किस खिल्त का या किस ह्यूमर का डोमिनेंस है। फिर उसके बाद जो है दवा का मिजाज देखा जाता है, मौसम का मिजाज देखा जाता है। इन सब मिजाजों को सामने रखकर दवा जो है
तजवीज़ की जा जाए। इसीलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट मिजाज का ख्याल रखकर दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इलाज मुआवजा करना चाहिए। तो ये जो आज़ा हैं इनका भी अपना एक मिजाज होता है कि जैसे कल्ब है यानी हार्ट, तो इसका एक अपना मिजाज है कि ये गर्म मिजाज है इसका, तो हम इसके लिए कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें एक ऐसी मोतदिल दवा का इस्तेमाल करेंगे कि वो उसकी गर्मी को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे। और फिर जो दवा तजवीज़ की जाती है तो वो बिल्कुल टारगेट पर सही जाकर लगती है और सही जाकर असर करती है और बीमारी को जो है वो जड़ से दूर करने में मुआविन होती है। दूसरी तिब्बों में जो है मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ मिजाज का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि अगर बदन पर गर्मी है यानी कि बुखार की कैफियत बदन पर नमूदार है तो ठंडी दवा, और अगर बदन पर ठंड का असर नुमाया मालूम हो तो गर्म दवा का इंतखाब करके इलाज किया जा सकता है। यही यूनानी तरीक़ा इलाज का एक अहम पहलू है। दवाओं की असल में जो तासीर है वो ऐसी है कि हर जैसे नबाती हो, हैवानी हो या मादनी हो, हर किसी में तासीर होती है, या तो गर्म तासीर होती है या सर्द तासीर होती है। गर्म और सर्द इनके अलावा भी खुश्क और तर दो तरह की और तासीरें होती हैं। बहुत सारी दवाएं हमारे यहाँ ऐसे जिनका मिजाज ठंडा है, जो गर्म अमराज में इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी दवाएं हमारी ऐसी हैं जो गर्म हैं, उन्हें ठंडे अमराज में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बलगम का मिजाज ठंडा होता है और रतब यानी मॉइस्ट होता है, इसलिए दवाओं का जो इंतखाब होता है वो ड्राई नेचर की होती हैं और हॉट होती हैं। लिहाजा ऐसी दवाओं का जब इस्तेमाल होता है तो फिर उस मरीज़ का मिजाज मुतदिल हो जाता है, यानी बलगम उसके जिस्म में जो बन रहा था वो रुक जाता है, और जो बलगम बन चुका है वो जिस्म से निकाल दिया जाता है दवाओं के ज़रिए। अगर कोई बारिद मिजाज का मर्ज़ है, जैसे कि नज़ला बारिद है या और चीज़ें हैं, उसमें हार मिजाज की अद्विया का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे ही अगर हार मर्ज़ है तो उसमें बारिद मिजाज की अद्विया को इस्तेमाल किया जाता है। इलाज बिल ज़िद कहा जाता है इसे, यानी कि उसके एंटी को इस्तेमाल किया जाता है। इलाज भी जिद के माने उल्टा मुखालिफ, तो हम ऐसी दवाएं उसके लिए इस्तेमाल कराते हैं जो उन बढ़ी हुई हरारत, बरूदत, रतूबत या बुशत को अपनी जगह पर ले आती है, यानी उनको नॉर्मल कर देती है। हज़ारों साल का तजुर्बा है कि इन दवाओं का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आज तक रिपोर्ट नहीं किया गया, इसीलिए कि इंसान के मिजाज के मुताबिक दवाओं का इंतखाब होता है। ये हमारा उसूली इलाज है। यही वजह है कि ये चूँकि इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है, इसलिए इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता। और अगर बाय चांस कोई होता भी है तो वो बहुत माइन्यूट, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस और बर्ड्स जिसको विटिलिगो बोलते हैं, उस पर रिसर्च कर रही हूँ। उसमें इंडोर का हमारे यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और मैं पेशेंट एडमिट करती हूँ। अब तक की तारीख में हमारे पास कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया और किसी ऑर्गन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कोई अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट आज तक पाया नहीं गया, कोई एडवर्स इफेक्ट्स में नहीं आया है। और इस वजह से लोग फ्रीली ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं और ज़्यादा लोग चाहते हैं भाई ये एडमिट करके हमें फ़ायदा हो। हमारे बुज़ुर्गों से यूनानी में इत्क़ाद है, मेरा भी इत्क़ाद है। वालिद ने पूरी ज़िंदगी यूनानी इलाज किया, मदर भी कर रही हैं, मैं भी यूनानी इलाज पे इत्क़ाद करता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई अगर मरज़ है तो वो उसका इस्लाह है और वो ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म होता है। एक हद तक फ़ायदा हुआ है। एक बड़ा फ़ायदा जो है इनकी दवाइयों से साइड रिएक्शन नहीं होता, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन आजकल हम लोग ये हैं कि चाहते हैं कि एक गोली खाइए फ़ौरन ठीक हो जाए, इसलिए ये दवा ज़रा कम असर करती है। इलाज इसी का कराना चाहिए। जो लोग अंग्रेज़ी दवा कम इस्तेमाल करते हैं उनको यूनानी दवा से काफ़ी फ़ायदा होता है। हमारे घर में तो सब लोग जितने भी हैं वाली साहब के ज़माने से अब हम भी वही यूनानी दवा इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी दवाएँ का साइड इफ़ेक्ट है, एक जगह फ़ायदा करती है, कई जगह नुकसान देती है। उसका असर वक्ती तौर पे होता है, ज़रा दब जाता है हमारे। लेकिन देसी दवा जो है ज़रा देर से फ़ायदा करती है, लेकिन इससे मर्ज़ की जड़ जाती है। जो भी हम दवाएं देते हैं उसमें मरीज़ को जो मतलब नुकसानात हैं वो कम उठाने पड़ते हैं, और जो मेडिकल की दवाइयां हैं वहाँ से जो भी मिल रहा है उससे फ़ायदा तो हालांकि जल्दी होता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं ज़्यादा, ये बहुत कम होते हैं। और सर इसमें सबब पे बहुत ज़्यादा यानी ध्यान दिया जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। जो ड्रग्स जो यूज़ होती हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
और जो ये यूनानी है इसमें नहीं होता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और दूर दूर से आते हैं ट्रीट करवाने के लिए कि हर्बल मेडिसिन हमें, यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें चाहिए, क्योंकि एलोपैथी के हमारे साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। और बहुत सारे जो शुरू से ही ये हर्बल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो तो पेशेंट बहुत ही हैं और उनके थ्रू ही और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हम लोग बहुत आगे तक जा रहे हैं क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब एक ज़रिया है जो कि आजकल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूनानी मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। उससे मरीज़ को जो है वो कोई नुकसान नहीं आता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके यूनानी मेडिसिन के अंदर साइड इफ़ेक्ट कंपैरेटिवली और मेडिसिन के और कोर्सेज मतलब जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग कम होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट कंस्टिट्यूएंट्स यूज़ करते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे रूट यूज़ कर रहे हैं तो उसका पार्ट को हम कैसे, उसका पॉइजनस है तो उसको पॉइजन हटा के हम उसको कैसे उसका कंस्टिट्यूएंट को यूज़ करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब सब लोगों ने ये सोचा है कि शायद इससे कुछ बुरा ही होगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बैड साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि बुरे साइड इफ़ेक्ट्स और अच्छे साइड इफ़ेक्ट्स दोनों हैं। तो जो हमारी पैथी के अंदर कम है, ये नहीं कह सकते कि उसमें नहीं है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जिससे नुकसान नहीं होता हमारे जिस्म को। उससे ये है कि हाँ थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि उससे मरीज़ को कुछ नुकसान हो। मिसाल के तौर पे कोई गर्म खुश्क दवा अगर इस्तेमाल की, गर्म तर या सर्द खुश्क को भी ले लें, तो उससे अगर उसको कोई कॉन्स्टिपेशन होने लगा या उससे लूज मोशन होने लगे तो फिर हम उसके अंदर इस तरह का उसका दवा का ही इलाज शुरू कर देते हैं, यानी उसके अंदर हम इस तरह की तदबीर से यानी दवा को ट्रीट करते हैं जिससे कि उसकी शिद्दत उसकी कम हो जाए। दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे मरीज़ परेशान होकर अब असल तरीक़े इलाज की तरफ, जो फितरी भी है और बहुत हद तक सस्ता भी है और बहुत हद तक लाइफ स्टाइल की तब्दील कर लेने से भी उन बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए इन तरीक़े इलाज की और यूनानी तरीक़े इलाज की ख़ास तौर से मकबूलियत आम हो रही है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में न खाने पीने का वक्त मुकर्रर है, न सोने जागने का। कुदरत के सभी उसूलों से मानो आज की ज़िंदगी बिल्कुल ही उलट रास्ते पर चल रही है। आज से हज़ारों साल पहले लिखी गई तिब की किताबों में सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कई नुस्खे दर्ज हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, कई बार खाने पीने का टाइम नहीं होता, जिस टाइम ड्यूटी आ रहा है उस टाइम चल पड़ते हैं। दिन रात का कोई पता नहीं है, ना कोई खाने का ना सोने का है। कई बार तो 12-24 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। इस भागदौड़ की लाइफ में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर बच्चों का और सारा कुछ काम देखते हैं। सुबह से शाम तक भागदौड़, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का काम, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। स्कूल का भी काम है, दोनों न्यूक्लियर फैमिली तो दोनों को भी जॉब करनी है, घर का काम भी करना है और रिलैक्स करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं मिल पाता। नहीं हम लोग वॉक पे जा पाते हैं और नहीं अपने ऊपर कुछ ध्यान रख पाते हैं। इस वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। दिमाग से परेशान होते हैं तो वो शरीर पर आता है, जिससे शारीरिक बीमारियां भी ज़्यादा होने लगी हैं। और जब आप परेशान होते हो तो आजकल बालों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी है। आजकल के बच्चों में भी और हम लोग में भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। कई बार मुझे ऐसा करना पड़ता है कि मुझे ऑफिस के बजाय घर पे रह के थोड़ा उस काम में मदद, उसमें हेल्प करना पड़ता है और अपना काम घर से करना पड़ता है। तो उससे काफ़ी इन सब चीज़ों से काफ़ी एक स्ट्रेस सा बन जाता है। तो उस चीज़ का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ जाता है कई दफ़ा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग परेशान रहते हैं तो अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना या तो गुस्सा कह लीजिए या एक जो चिढ़ हो जाती है इन सब परेशानियों से, उस वजह से हम लोग बच्चों पे कई बार उस पर बुरा असर ये पड़ता है कि कई बार हमको डांट देते हैं। स्ट्रेस तो एक आज का एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन फिर भी हम जितना बच सके स्ट्रेस से बचें और खाने पीने की जो चीज़ें इनसे बचें। जो हमारे तहजीब में जो जिन चीज़ों को बताया गया है, जो अच्छी चीज़ों को बताया गया है उनको अडॉप्ट करें और जिन बुराइयों को बताया गया है उनको डिस्कार्ड करें। तमाम बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं इंसान के जो है तर्ज ज़िंदगी से, लाइफ स्टाइल से। अगर लाइफ स्टाइल जो है हमारा मुख्तलिफ है तो उसको हमें बदल लेना चाहिए ताकि बीमारियों से हमें बचाया जा सके, हम बच सकें उससे। शराब से बचने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड चीज़ें उनको भी अवॉइड करना चाहिए ताकि लिवर अपना काम सही तौर पे कर सके और वो बीमारी से बच सके। इसी तरह से हमें अपनी जो हमारा जो 24 घंटे हैं उनको हमें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कितना हमें रेस्ट करना है,
कितना हमें मूवमेंट करना है, न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल। अगर लाइफस्टाइल हम नहीं बदलेंगे तो यकीनन हम बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। जैसे आज के दौर में लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं इसीलिए क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के हिस्सों में उन चीज़ों को शामिल ही नहीं किया है कि जो ज़रूरी है। मसलन पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, हमने शामिल नहीं किया है। मसलन हमको हल्की ग़िज़ा चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, साफ़ ग़िज़ा चाहिए, वो हमने इस्तेमाल करते। हमको ज़िंदगी में अपना कुछ औकात मुकर्रर करने चाहिए काम करने के, वो हम नहीं करते। चुनांचे मरीज़ जो लाइफस्टाइल को अपनी ठीक करने लगते हैं उन पर यूनानी दवाओं के असरात बहुत तेज़ी के साथ होते हैं और वो डिप्रेशन के केसेस हों या नींद ना आने के केसेस हों या स्ट्रेस के केसेस हों, वो 99% वो कवर होता है। तो तिब्ब यूनानी का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये तरीक़ा है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया को सामने रख करके सेहत के बारे में मालूमात रखें। आवाम को भी चाहिए कि वो अपनी सेहत के बारे में ख़ुद मालूमात भी रखें और जो पैरामीटर या जो तरीक़े बताए गए हैं उनके तहत वो अपने आप को परख लें कि हम सेहतमंद हैं या नहीं हैं। और बेहतर यह है कि अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए असबाब सित्ता ज़रूरिया का बेशतर इस्तेमाल जितना वो कर सकते हैं, जितना उनकी मालूमात है उतना उनको करना चाहिए। यूनानी तरीक़ा इलाज में सिर्फ मर्ज़ का ही नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज किया जाता है और यही बुनियादी उसूल इस तिब्ब को और सभी तिब्बों से अलग ठहराता है। इस तिब्ब को हम होलिस्टिक मानते हैं। होलिस्टिक का मतलब ये है कि ये तमाम वजूहात को जमा करके, तमाम वजूहात को समेट करके एक तरह का एक पैकेज ऑफ ट्रीटमेंट देता है, एक पैकेज दे देता है ट्रीटमेंट का। ये सिर्फ एक दवा और एक मर्ज़ को नहीं मिलाता बल्कि एक पैकेज की सूरत में इलाज करता है। मरीज़ का इलाज जो करते हैं वो सारी बुनियाद पर करते हैं। मरीज़ का जो है मिजाज का भी ध्यान रखते हैं और मर्ज़ का क्या मिजाज उसका भी ध्यान रखते हैं, मौसम जो है उसका भी ध्यान रखते हैं, मरीज़ की जो सखना है उसका भी ध्यान रखते हैं, मरीज़ जो है किसी दवा को तहम्मुल कर सकता है नहीं कर सकता उसका भी ध्यान रखते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। पैथी में ज़्यादातर जो जोर दिया जाता है वो मरीज़ और मर्ज़ दोनों पर दिया जाता है ताकि दोनों में से किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, मर्ज़ ख़त्म हो जाए और मरीज़ को उससे आराम मिले। जबकि मॉडर्न पैथीज़ में क्या होता है कि सिर्फ मर्ज़ को ट्रीट किया जाता है, मरीज़ का ख्याल ज़्यादा नहीं रखा जाता, इसलिए वो मर्ज़ उसे बार बार परेशान करता है। हमारी पैथी जो है वो मर्ज़ को टोटली रिमूव करती है और मॉडर्न मेडिसिन की पैथी जो है वो ज़्यादातर मर्ज़ को रिमूव नहीं करती, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो कॉजेज़ हैं उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से वो फिर से आ जाता है। और इस बात की कोशिश करते हैं कि मरीज़ को जितना मुमकिन हो कम से कम दवाओं पर रखा जाए। इसलिए हमारे यहाँ जो रेजिम्स बताए गए हैं, एक नंबर ऑफ़ रेजिम्स हैं जो हमारे अतिब्बा ने बताए हैं, जिसका मकसद यही है कि कम से कम दवाओं को इस्तेमाल करके जो है मरीज़ का इलाज किया जाए। इससे फ़ायदा ये है कि इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है मरीज़ का, उसमें होलिस्टिक अप्रोच होता है। मर्ज़ के साथ साथ मरीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। मर्ज़ यानी जो डिज़ीज़ है उसके साथ साथ जो कॉज़ है जिसकी वजह से बीमारी पैदा हुई है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, जो कि और पैथीज़ में, ख़ास करके मॉडर्न पैथी में इसका जो है ध्यान नहीं रखा जाता। उसमें डायरेक्ट जो है ना, उसमें ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो भी बीमारी है उसको कैसे मैनेज किया जाए। मुझे तकरीबन 40-45 साल हो गए काम करते हुए। जो मुझे अंदाज़ा है कि पहले कितने लोग आते थे, अब कितने आते हैं, उससे मुझे तजर्बा है। और लोग जाते हैं, दवा लेके जाते हैं, फ़ायदा होता है, फिर दोबारा आते हैं लेने के लिए, क्योंकि दवा ये देसी एकदम फ़ायदा तो नहीं करती है, आहिस्ता सा करती है। हमारे वालिद साहब भी हॉस्पिटल में थे, पहले मैजेस्टिक के पास जो हॉस्पिटल है उसमें खिदमत करते थे। उन्होंने भी कुछ बताया था कि यूनानी के अस्पताल की दवाइयाँ जो है वो साइड रिएक्शन से ज़रा फ्री हैं। इनका फ़ायदा जो है ज़रा स्लो होता, इमीडिएट फ़ौरन नहीं होता, लेट होता। पेशेंट हालांकि जल्दी ठीक होना चाहता है। हमारी दवाएं थोड़ा देर से ही मतलब फ़ायदा करती हैं, लेकिन वो जड़ से तो काम कर रही हैं कि उस चीज़ को वो जड़ से उखाड़ पा रही हैं। लेकिन जो मेडिकल की दवाइयां हैं वो एग्जैक्ट जल्दी से फ़ायदा तो दे रही हैं जैसा कि पेशेंट को चाहिए, लेकिन उसके बाद उसका दोबारा से रीअकरेंस हो जाता है। तो ये इसमें फ़र्क है सबसे बड़ा कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और हमारे यहाँ जो होता है ओरिजिनल जो मर्ज़ है उसको पता लगाकर उस पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 अखलात होती हैं, उन अखलात के हिसाब से फिर हम ट्रीट करते हैं। इसमें पेशेंट को अगर कोई और भी डिजीज़ हो तो साथ में वो भी ठीक हो जाती है। इवन मतलब आपको वो मुकव्वी होते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, आपके कुव्वत मनात को इंक्रीज़ करते हैं। वो हम लोग सिर्फ मर्ज़ की तरफ नहीं देखते हैं, मर्ज़ कहाँ से आया, मर्ज़ किन वजूहात से आया। एक वजह मर्ज़ की नहीं हुआ करती, बल्कि उसमें सोसाइटी का भी रोल होता है, सोशल रोल होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है उसी मिलियो में, साइकोलॉजिकल, या उसको बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकती है, जो माहौलियाती प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बायो सोशो साइकोलॉजिकल यूनिट आदमी जब होता है तब जा कर के
एक मर्ज़ जो है वो जड़ पकड़ता है आदमी में, ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक साथ जब हो जाते हैं तभी वो मर्ज़ की सूरत अख्तियार होती है। एक तो बॉडी इम्यूनिटी को या बॉडी डिफेंस को या कहिए जो कुव्वत है बॉडी को उसको बहाल करना, और उसके साथ साथ जो बीमारी है उसका तदारुक करना, ये दो मकासद होते हैं और इसीलिए ये होलिस्टिक अप्रोच कहलाती है। इंसान की क़ुव्वत इरादी ही इंसानी जिस्म को महफूज रखने में बीमारियों से और इसकी सेहत को बहाल रखने में बहुत हेल्पफुल और बहुत माविन होती है। बहुत दूर तक बहुत देर तक इंसानी जिस्म को महफूज रखा जा सकता है बशर्ते कि उसके अंदर क़ुव्वत इरादी मजबूत हो। इन दवाओं में एक ये भी ख़ास बात है कि आप मिसाल के तौर पर कोई आपको मर्ज़ है पहले से, अब उसमें आप अंग्रेज़ी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि मैं देसी दवा भी खाना शुरू कर दूँ, तो इसमें देसी दवा के साथ अगर कोई अंग्रेज़ी दवा आप खाएं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टकराव नहीं आपस में दोनों दवाओं का। आज दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस के रेजिस्टेंस केसेस बहुत सारे हो गए हैं और WHO ने इसको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है। बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो ATT लेके आते हैं और कहते हैं साहब रिस्पांस नहीं कर रही, एक गोली खा लिया तो रिएक्शन करने लगती है। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ ट्यूबरकुलोस बैसिलाई को मार रहे हैं और बॉडी में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जब इलाज करते हैं या हमारा इलाज होता है या ATT के साथ ही हम अपना इलाज करते हैं तो हम बॉडी कुव्वत को, बॉडी की जो मुदाफ़ियत है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसको साथ साथ इंक्रीज़ करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं तबीयत की। हम एलोपैथिक दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स जिगर और गुर्दे के ऊपर होते हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को यूनानी दवाओं के ज़रिए से कम कर दिया जाए, यानी एलोपैथिक दवा के साथ साथ यूनानी दवा की जाए। एलोपैथिक दवा ट्यूबरकुलोसिस के जड़सूमे पर काम करे और यूनानी दवा उस जो एलोपैथिक दवा है उस दवा के जो मुज़िर असरात जिगर, गुर्दे और जिस्म के दूसरे अज़ा के ऊपर होते हैं उनको कम कर दें। उसके साथ साथ हम तबीयत की भी मदद करते हैं और बॉडी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और तीसरे बीमारी का इलाज भी करते हैं। तो यूनानी इसमें इस वाले पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में हम स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं ताकि उस पर हम सही तरीके से डाटा, आदाद शुमार जमा करके फिर साइंटिफिकली उसको वैलिडेट करने के बाद इस बात कह सकें कि हम TB और एड्स जैसी बीमारियों के अंदर सपोर्टिव थेरेपी और एडजुवेंट थेरेपी के ज़रिए से आ सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि लाइफ स्टाइल भी हमारी प्रॉपर हो और खान पान भी हमारा प्रॉपर हो ताकि हम वाइटल फोर्स को महफूज रख सकें, क़ुव्वत इरादी को महफूज रख सकें। और ये जब ही मुमकिन होगा जब हमारे वाइटल ऑर्गन्स महफूज होंगे और वो बीमारियों से महफूज होंगे। तो इस चीज़ को हम आम लफ्ज़ों में होलिस्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, होलिस्टिक अंदाज़ कहते हैं इलाज का, होलिस्टिक अंदाज़, उमूमी इलाज। तो ये उमूमी इलाज इतना एक ख़ास फीचर है जो हमारे यूनानी मेडिसिन का है। आज की इस कड़ी में हमने देखा कि अगर हमको इन उसूलों के बारे में मुकम्मल मालूमात है तो इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम इलाज कर सकते हैं और मरीज़ के जिस्म से इस मखसूस बीमारी को हटा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ थेरेपी के बारे में। इसी के साथ ही मैं आपको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की दुआ करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़। पुरखों से मिला है खजाना ये हमको, आगे से बढ़ाना है, इल्मे सेहत है ये, सेहत से